नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है ये परीक्षा मंथन का लक्ष्य सीरीज चल रहा है और इस लक्ष्य सीरीज में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का ये दूसरा सेशन होगा। इसमें बेहतरीन तरीके से जो भी न्यूज़ होगा उसको समझते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए और इस तरीके से दिमाग में स्टोर करना है जिससे कि प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस भी आसानी तरीके से क्लियर हो सके। एक सूचना दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप किसी न किसी संस्था के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा, तो ऐसे में एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास में है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से बच्चों को पढ़ाया नहीं जबकि सिखाया जाता है। और यही वजह हुआ कि 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में 30+ रिजल्ट हम लोग दे सके। बच्चा मेंस की बात वो भी वक्त आने के बाद हम जरूर आपको बताएंगे। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है। इसकी वजह से कभी भी आपको इंटरव्यू से बाहर निकलने का रास्ता ना मिल सके। पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में पूरे पटना में एकमात्र संस्था श्योर सक्सेस संस्था है जहां आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की कद्र करता है। अगर अधिक जानकारी चाहिए या एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले जब भी आप करंट पढ़ते हैं तो हर बार जब भी मैं करंट पढ़ाता हूं तो आपको एक बात जरूर बता देता हूं और इसलिए बताता हूं, रिपीट करता हूं क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ते रहते हैं, हमसे जुड़ते रहते हैं, तो शायद वो ये बात को नहीं जान पाते हैं, तो शायद बताना जरूरी है। जैसे ही आपका देख रहे कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति, इससे तो कंफर्म हो गया कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति क्या है। इसी के इर्द गिर्द जो है ये करंट, ये मुद्दा जो है घूमने वाला है और ये मुद्दा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए। तो आइए इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं क्या है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की नीतियां इस क्षेत्र के संबंध में बदलाव आ गया है। पहले भारत की नीतियां इस क्षेत्र के लिए अलगाव की स्थिति थी, लेकिन अब हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की नीतियां जो है भारतीय सामुद्रिक हितों की परिचालित हो रही है। पहले जो थी ये एक अलगाव की नीतियां थी, यहां हिंद महासागर से उतना कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, समय बदलता गया, स्थिति अपने अनुकूल परिवर्तित हो गई, तो ऐसे कंडीशन में अब हिंद महासागर का क्षेत्र जो है भारत की नीतियों के लिए जो है एक समुद्रिक हित का परिचालन रही है। इससे पहले सागर पहल यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन, यानी कि सागर का पहल जो था वो भारत के इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर जोर दे रहा था। सागर साथ ही इस रणनीति का मूर्त रूप देने के लिए सागरमाला परियोजना पर कार्य कर रहा था कि भारत अपनी तटीय अवसंरचना को सुदृढ़ करके अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके। अब देखिए इस न्यूज का यहां से तो कंफर्म हो गया कि सागर पहल हो रहा है। इसके अनुसार से भारत के इस क्षेत्र में स्थिति जो स्थिरता और सुरक्षा है इस पे जोर दिया जा रहा है, यानी किसी भी हालत में सीधा सा एक इंडिकेट इसमें कर रहा है कि चाइना से किसी भी तरीके से जो है अपने आप को सेफ जोन में रखा जा सके। अगर चाइना किसी भी तरीके का एक्शन ले सके तो हम उस एक्शन को नाकामयाब कर सके, सीधा सा यहां से ये मतलब होता है। और साथ साथ में जिस तरीके से परिवर्तन होते जा रहा पूरी दुनिया में, उस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सागरमाला परियोजना जो है इस पर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे, जिससे कि इसकी सुदृढ़ करके इसकी क्षमता को ज्यादा से ज्यादा जो है विकसित की जाए। इसी के तहत भारत न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को साध सकेगा बल्कि ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा। ब्लू इकोनॉमी पे बल देने तथा हिंद महासागर क्षेत्र के महत्व को देखते ही नई सरकार ने अपनी शपथ ग्रहण में बिम्स्टेक देशों को आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका को चुना है। अब देखिए यहां के बाद थोड़ा सा और क्लियर, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा आपको जो है न्यूज का कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होते जाएगा। अब यहां पे आने के बाद में ये कह रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र अपने हितों को साध सकेगा बल्कि ब्लू इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा, ब्लू इकोनॉमी इसके लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। जिस तरीके से समुद्र में क्या है, यहां से भी इकोनॉमी में हद तक जो है परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है। और ब्लू इकोनॉमी पे बल देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को महत्व को जो है देखते हुए इस पर काम किया जा सके। और जैसे ही नई सरकार ने शपथ ग्रहण किया तो उसी टाइम से ही बिम्स्टेक देशों को आमंत्रित किया गया, जो भी बिम्स्टेक देशों में थे उन सभी को आमंत्रित किया गया। और साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेशी यात्रा में मालदीव और श्रीलंका को ही अपने साथ चुन के रखा है।
कुछ वर्षों में भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर किए गए प्रयास इस क्षेत्र के संबंध में भारत की बदलती नीति को प्रदर्शित करते हैं और इस क्षेत्र के महत्व को भी इंगित करते हैं। जिस तरीके से कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो महासागर क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से प्रयास भारत कर रहा है, इसके संबंध को भारत की बदलती नीतियों को प्रदर्शित कर रहा है और इसके महत्व को भी अंकित करता है। अब सबसे जरूरी है कि आखिर सागर पहल क्या है। यह पूरा का पूरा जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ध्यान रखिएगा। सागर पहल है क्या? सागर पहल यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया एक सिद्धांत था। और यह पॉइंट जो है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अब अगर सागर रहेगा तो आपको बताना होगा सागर का मतलब क्या है। सागर पहल इसमें क्या है, नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। और यह कब शुरुआत किया गया? तो 2015 में, इसको ध्यान रखिएगा, 2015 में इसकी शुरुआत किया गया है। यह एक समुद्रिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में प्राथमिकता देती है। और यह जो पहल शुरू की गई है, इसमें भारत की शांति, भारत की स्थिरता, उसके साथ साथ में समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को जो है यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। यह विश्व के सभी देशों के नौसेना और समुद्रिक एजेंसियां जो भी है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसके बीच सहयोग को तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच ये बना दिया गया। यहां पे जो है जितने भी भारत के सहित सभी देशों की जो नौसेना है, उसकी समुद्रिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच में सहयोग तेज करने के लिए जो है एक यहां पे मंच बनाया गया। भारत कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रदान की भूमिका निभाते हुए सागर पहल हिंद महासागर के एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाने वाला है। और यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र के सहयोग संघ के सिद्धांतों के अनुरूप ही काम करेगा, यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA के तहत जो है इसके सिद्धांतों के रूप से काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा सागर पहल, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सागर पहल क्यों लाया गया है इसको समझ लीजिएगा। इसके साथ साथ में यहां पे ये भी पता होना चाहिए कि सागर पहल कब से शुरू किया गया, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पता कर लीजिएगा। और इसके साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री है बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं इसको समझ लीजिएगा। और बिम्स्टेक जो है क्या कार्य करता है इसको थोड़ा सा इसमें देख के इंक्लूड कर दीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज जो है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत फिलिस्तीन के पक्ष में, यह भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फिलिस्तीन संघर्ष इसके बारे में जान जाएंगे और भारत और फिलिस्तीन का क्या पक्ष है इसको समझते हैं। हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को लेकर भारत अपने पारंपरिक रुख पर कायम रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है उस पर जो है भारत अपने रुख पर जो है पूरी तरीके से खड़ा रहा। उसने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान दिया था, उसने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान दिया, इजराइल के मत में नहीं। क्यों, ऐसा क्या रीजन था? आइए जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। इसके प्रमुख बिंदु से समझते हैं जहां पे क्लियर हो जाएगा। इजराइल का फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से लेकर पुराना विवाद है। इजराइल का जो है फिलिस्तीन से, थोड़ा सा मैप अगर खोल लीजिएगा ना तो फिर मजा आ जाएगा समझने में। एक बार यहां पे रोक लीजिए वीडियो और मैप खोलिए, मैप में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों खोलिए या तो फिर गूगल में सर्च कर लीजिए और देखिए, और तब जब मैं बोलूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इजराइल और फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है उसमें लेकर एक पुराना विवाद है दोनों में। वैसे ही जैसे अगर जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो भारत और पाकिस्तान को लेकर कश्मीर वाला मुद्दा को उठाइएगा तो ये क्या है, एक पुराना विवाद है भारत और पाकिस्तान के साथ में हमेशा से, और ये विवाद कभी समाप्त भी होने वाला हद तक अभी तक तो लग रहा कि नहीं होने वाला। आगे क्या होगा वो तो इतिहास के गर्भ में है या कहिए तो भविष्य के गर्भ में है। वही कंडीशन इजराइल और फिलिस्तीन का है जो कि गाजा पट्टी को लेकर एक विवाद है। ये वर्ष 1948 से जारी है, 1948 यानी कि देश आजाद होने से ही जारी है। सेम कंडीशन यहां आप जो है कश्मीर को भी जोड़ के देखिएगा, जैसे ही देश आजाद हुआ वहां से आज भी कश्मीर में यही स्थिति जुड़ी हुई। तो इस तरीके से थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा ना तो फिर पढ़ने में मजा आएगा और समझने में मजा आएगा और फिर लगेगा वाकई में करंट कुछ नहीं है, करंट तो बस समझने का खेल है, जिज्ञासा का खेल है, रटने उठने का कोई खेल नहीं है। बस आप रट लेते तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। इस विवाद का समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहल की जा रही है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहल की जाए। एक वक्त अगर थोड़ा सा यहां रोक क्या को आपको बता दूं तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश उस टाइम में जो था वो भी कहीं न कहीं जल ही रहा था। उस टाइम में जो स्थिति को है बदला गया, बदलने के बाद वहां पे जो है स्थिति को अपने अनुकूल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। लेकिन कश्मीर का मुद्दा भी समाधान हो जाता, लेकिन पंडित नेहरू ने इसको उठा के सीधे ले जाके संयुक्त राष्ट्र के पास, अमेरिका के पास चले गए और जिसका नतीजा है आज तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सारी राजनीतिक है, बहुत सारी
इसमें अंदर कमियां हैं जो कि यहां पे बोलना अच्छा नहीं है और आपको भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए कहानी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान हेतु भारत की बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। भारत ने इस मुद्दे पर अपने पारंपरिक रुख को दोहराया। अब एक चीज तो कंफर्म है, यहां पे थोड़ा सा इमोशनल आप जोड़ सकते हैं कि जो इंसान को दर्द होता है वो किसी को दर्द नहीं देता है। तो जिस तरीके से भारत के साथ में कश्मीर की समस्या बनी हुई है, पाकिस्तान से रोज दिन आतंकवादी मुठभेड़ हो रहा है, उसको देखते हुए कभी भी भारत इस तरीके से नहीं चाहेगा कि इजराइल और फिलिस्तीन हमेशा लड़ता रहे। वो हमेशा जो सच होगा उसी का साथ देने की कोशिश करेगा। यहां यह है, उल्लेखनीय है कि इस विवाद का हल भारत के महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और इस विवाद का हल अगर है तो इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत और फिलिस्तीन संबंध जो है वो, अगर भारत और फिलिस्तीन का संबंध देखना चाहते हैं तो प्रारंभ से ही काफी घनिष्ठ है। और फिलिस्तीन की समस्या के प्रति भारत जो है काफी संवेदनशील रहा है। फिलिस्तीन की जब भी कोई समस्या आता है तो भारत जो है इस पे बहुत संवेदनशील हो जाता है। फिलिस्तीन से मित्रता सदैव भारतीय विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा भारत का रहा है फिलिस्तीन के साथ में। तो इस तरीके का कोई पॉइंट जो है आप जोड़िएगा, मजा आ जाएगा आपको। जब एग्जामिनर को लिख के दीजिएगा तो उसको लगेगा कि हाँ, अब मुझे वो कॉपी आया है जिसको मैं आसानी से एसडीएम तक ले जा सकता हूं, आसानी से इसका मेंस क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि वो मांगी वही करता है। आप वो दे नहीं पाते हो तो प्रॉब्लम आपकी है। वो तो बैठा हुआ है कि भाई कोई ऐसा कॉपी आए, कोई ऐसा राइटिंग आए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आए जो पूरे तरीके से खड़े उतरे, जिसको मैं अच्छे नंबर देके उसे मेंस क्वालिफाई कर सकूं। लेकिन कोई आए तब तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत ने जहां वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था, वहीं 1974 में वह पहला गैर अरब देश था जिसने फिलिस्तीन जनता को एकमात्र कानूनी निधि के रूप में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान किया था। कहने का मतलब है कि भारत जहां 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध, जो फिलिस्तीन विभाजन हो रहा था उसके विरुद्ध में मतदान किया था। और जब 1974 आया तो इसे गैर अरब देश था, तो वह पहला गैर अरब देश था जिसने फिलिस्तीन जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधित्व के रूप में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान किया था। नेक्स्ट है, क्लियर हो रहा? कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। भारत ने जहां फिलिस्तीन के संबंध में कई प्रस्तावों का समर्थन किया, वहीं 1988 में उन शुरुआती देशों में शामिल है जिसमें फिलिस्तीन राज्य की मान्यता जो है प्रदान की गई थी। स्टार्टिंग 1988 में। जहां तक इजराइल के साथ भारत का संबंध का प्रश्न है तो इसकी शुरुआती कुछ देर से हुई है। शुरुआत जो है इजराइल के साथ संबंध जो हमारा है वो शुरुआत कुछ देर से हुआ था, लेकिन 1992 में इजराइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने रहे, जो कि हाल ही के वर्षों में जो है बहुत प्रगाढ़, बहुत जो है गहराई इसकी बढ़ी है। यही था संबंध इजराइल और फिलिस्तीन। अब देखिए यहां पे एक चीज मैं बता दूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन है स्थिति, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति अभी भी बनी पड़ी हुई है देश के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में कब कौन सा एग्जाम हो जाए, यहां एक चीज बता दूं, तो ऐसे कंडीशन में जब भी आप कम से कम बाकी किसी सब्जेक्ट को पढ़िए या ना पढ़िए, मैं उसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन इसके फेवर में जरूर हूं कि जब आप करंट पढ़ते हैं तो डीपली पढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए। यह आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा जो आपने अपने अंदर सपने पाले हैं, सच्ची बता रहा हूं। और इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए ताकि आपका प्रीलिम्स जो है ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसे बता रहा हूं ना वैसे पढ़िए, वैसे समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों का खेल है करंट जी, बस आपको समझाने वाला कोई नहीं है और ना तो आपको कोई समझने वाला है। इसकी वजह से करंट जो है दिन प्रतिदिन भारी लगते जाता, और ऐसे कुछ भी नहीं है। वीडियो देखिए, जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। पड़ोसी पहले की नीति, यह न्यूज भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं कि नेवर फर्स्ट पॉलिसी क्या है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वितीय कार्यकाल की नीति यात्रा, पहली जो यात्रा थी वो थी श्रीलंका और मालदीव थी। श्रीलंका और मालदीव जो आपको अभी जस्ट ऊपर में बताया हूं, ब्लू पानी की नीति बताया हूं, अभी जस्ट बताया था। तो उसमें जो है पहला यात्रा जो किए थे वो कहां किए थे? श्रीलंका और मालदीव, पहली यात्रा जो थी। ब्लू वाटर पॉलिसी अभी जस्ट बताया था, उसके अंतर्गत श्रीलंका और मालदीव की यात्रा की। और एक बात तो जरूर समझ लीजिएगा कि जब से
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से इन्होंने पड़ोसियों पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को फोकस दिया है तो पड़ोसियों को और स्वच्छता को दिया है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरीके से कहीं ना कहीं पड़ोसियों की बात चले तो भूमिका में इस बात को जरूर इंगित कीजिए, क्योंकि यहां अगर इंगित कीजिएगा तो वहां पे मजा आ जाएगा एग्जामिनर को चेक करने में आपकी कॉपी। आइए देखते हैं। पहली यात्रा श्रीलंका और मालदीव थी। जैसे पहाड़ी भारतीय पड़ोसियों को समर्पित थी। यह भारत की भारतीय पड़ोसियों के प्रति समर्पण को दर्शाता है कि भारत किस तरीके से पड़ोसियों के साथ में समर्पण की भाव दिखाता है। पड़ोसी पहले नीति का उद्देश्य है कि भारतीय पड़ोसियों से संबंध को सुधार करना। जो पड़ोसियों के साथ में हमारा संबंध जो में किसी न किसी तरीके से पिछले कई वर्षों से खटास पैदा हो गई है, उन खटास को दूर करना है और वहां प्यार की नीतियों को जगाना है। पड़ोसी पहले नीति का उद्देश्य भारतीय पड़ोसियों के संबंध में सुधार करना और इसके अंतर्गत निम्नलिखित जो है विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, इसको समझ लीजिए एक बार। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाना है। किसी भी हालत में भारतीय उपमहाद्वीप के साथ में देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाना है। चीन जैसे देशों को संतुलित करने हेतु आसियान, बिम्स्टेक और सार्क सदस्यों के साथ संबंध को बढ़ावा देना है। किसी भी हालत में अगर संतुलित करना है तो सार्क का सहयोग करना होगा, बिम्स्टेक को और सार्क और आसियान को, तीनों के साथ जो है संबंध को ज्यादा से ज्यादा प्रगाढ़ बनाना पड़ेगा। दक्षिण एशिया में स्थिति सभी देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध को बढ़ावा देना। और दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए तो सारे देशों के साथ में सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों संबंधों को जो है हद तक ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत की नवीनतम प्रयास क्या है, अभी का ये प्रयास क्या है? तो श्रीलंका के आतंकवाद विरोधी अभियान में भारत की सक्रिय भूमिका है कि अगर श्रीलंका में किसी तरीके का आतंकवाद का विरोध का अभियान चलता तो भारत इसमें हमेशा श्रीलंका के साथ में खड़ा है। अफगानिस्तान को राहत पैकेज के अतिरिक्त वहां अवसंरचनात्मक निवेश कर रहा है। भारत जो है वहां पे राहत पैकेज के साथ साथ में जो भी अवसंरचनात्मक निवेश है उसको भी करने में कोई कोताहल नहीं बरत रहा। वहीं पे नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार जैसे देशों की आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा भारत। इसके साथ साथ में आसियान देशों के साथ में संबंध पर विशेष जोर दिया जा रहा है भारत का, जिससे कि पड़ोसियों के साथ में जो है अच्छा संबंध बनाया जा सके। बस यही था इसमें और कुछ भी नहीं। ये जो था वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? ब्लू डॉट नेटवर्क। ये क्या है ब्लू डॉट नेटवर्क, यानी कि BDN? ये क्या है, इसको समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लू डॉट नेटवर्क में शामिल हो सकता है। जो भारत जो है अमेरिका के नेतृत्व वाली ब्लू डॉट नेटवर्क है उसके साथ भारत का क्या होगा, अब शामिल हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर ब्लू डॉट नेटवर्क क्यों चर्चा में आया। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हम पढ़ क्यों रहे हैं, और तीसरा क्वेश्चन, हम इसका उपयोग कहां करेंगे। अगर ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है तभी आपका करंट क्लियर होगा, अदरवाइज टाइम पास होगा। फिर आप कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी भी चैनल से पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, आपके अंदर करंट नहीं जा सकता। यही सच है। आप आज मानिए, एज अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा तब मानिएगा, लेकिन मानना पड़ेगा आपको। इसलिए सबसे पहले समझिए कि आखिर ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या। आइए इसके मुख्य बिंदु से समझते हैं कि आखिर ये है क्या, तो यहां से समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ब्लू डॉट नेटवर्क की औपचारिक घोषणा 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में अमेरिका के तथा जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में की गई थी। और इस परियोजना में शामिल 3 देश थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। चाहते थे कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए। अभी इसमें 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, और ये लोग चाह रहे थे तीनों के तीनों देश कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए। तो अब यहां तो क्लियर हो गया प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्लू डॉट नेटवर्क में कितने देश शामिल हैं। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, और अब भारत को भी चाह रहा है इसके अंदर लाने के लिए। यहां से ये क्लियर हो गया। अब ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या? यह एक प्रकार की वैश्विक जो है बहुहित धारक पहल है और इसका उद्देश्य है वैश्विक अवसंरचना यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाला विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देना,
देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एक साथ जो है लाने के साथ ही अवसंरचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। और इस परियोजना का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ साथ में विश्व स्तर की सड़कें, बंदरगाह, पुलों की मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रणाली के रूप में कार्य करना है। अब देखिए यहां के बाद आपको क्लियर यहां कर देते हैं इसका उद्देश्य क्या है, यह पहले समझ लीजिए। इसका सीधा सा एक उद्देश्य है कि वैश्विक बहुहितधारक पहल यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या है, अपने ही देश का नहीं बल्कि दूसरे देश में भी जहां पे स्थिति खराब हो गई, जहां पे उच्च गुणवत्ता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, वहां पे वहां के सरकारों, निजी क्षेत्रों या फिर नागरिक समाज को जो है एक साथ लाने की एक अवसंरचना क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, जहां पे सरकार, निजी क्षेत्र, वहां की जनता, जो वहां के लोग हैं, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म के लाने की जरूरत है। और साथ में जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र पे भी ध्यान देने की जरूरत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पे जहां की सड़कें खराब हो चुकी है, जहां की बंदरगाह ठीक से नहीं है, जहां पुलों की मान्यता, उन सारी चीजों के प्रमाण को ठीक किया जा सके, यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है हद तक इस तरीके से किया जा सके। और इसमें जो है तीनों देश शामिल है। इसमें पहला जो है जापान है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा अमेरिका, और भारत को भी इसके अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। तो चर्चा में आया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा क्या है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में अपने वित्तीय अनुदान में कटौती कर दी। अमेरिका क्या कटौती की है, आइए इसको देखते हैं, न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्य के संपादन हेतु अपने वित्तीय अनुदान में कटौती करते हुए दिसंबर 2019 में उसकी अपीलीय संस्था को रिक्त पदों पर भर्ती पर रोक लगा दिया है। अमेरिका ने क्यों रोक लगा दिया है? सबसे जरूरी बात है कि यहां WTO के जो संपादन कार्य हेतु जो वित्तीय अनुदान होती थी उसमें कटौती की गई। मान लीजिए कोई ऐसा हम वित्तीय संस्था बनाए हैं जिसमें हमें कंफर्म है कि हर साल मुझे 1 करोड़ रुपया देना है, और ये 1 करोड़ रुपया है लोगों का जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसकी समाधान करता है। उसकी जगह पे जो है अगले साल किसी न किसी स्थिति में जो है 1 करोड़ की जगह पे सिर्फ 50 लाख ही दे पाए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कटौती होगी। जो रिक्त पद है उस पर भी रोक लगा दिया गया, जो खाली पद है उस पे जो है भर्ती ना किया जाए, मतलब क्या, उस पे रोक रखा जाए। तो अगर रोक लगा के रखा जाए तो ऐसे में क्या होगा, पैसा बाहर नहीं निकलेगा, पैसा खर्च नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका के विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय संस्था में 6 रिक्त पर रोक लगाने की इसकी अपीलीय संस्था में सिर्फ 1 सदस्य रह गया है। अतः वह विश्व व्यापार संगठन से लंबित किसी भी व्यापारिक विवाद का फैसला नहीं दे सकेगा। किसी व्यावसायिक विवाद पर फैसला निर्गत करने हेतु अपीलीय संस्था में न्यूनतम जो है 3 सदस्य का होना अनिवार्य है। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर किसी भी व्यावसायिक विवाद पर फैसला लेना चाहते हैं तो कम से कम इसकी अपील के लिए संस्था के अंदर कम से कम 3 लोगों का अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। अमेरिका में अपीलीय संस्था में सदस्यों की भर्ती पर रोक क्यों लगाने का निर्णय लिया गया, इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। अपीलीय संस्था ने अमेरिका द्वारा एक तरफा कदम उठाने के रास्ते पे रोड़े अटकाए थे, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिकारी शुल्क एवं डंपिंग रोधक उपाय जो है विश्व व्यापार संगठन के संधि का मूल प्रावधानों के प्रतिकूल थे। मतलब क्या, यहां पे इसलिए रोक लगाए जा रहे थे क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो लगाए गए प्रतिकारी शुल्क है या फिर डंपिंग रोधक है, इसके लिए विश्व व्यापार संगठन संधि के मूल प्रावधानों पे प्रतिकूल थे। अतः अमेरिका इसके कार्य संचालन हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि में कटौती करने एवं मौजूदा रिक्तों की जो है भर्ती पर रोक लगाने का निर्णय किया। इसीलिए अमेरिका ने मजबूर होकर क्या किया, इसके अनुदान राशि में कटौती कर दिया और जो रिक्त स्थान है उस पर भी भर्ती करने पर रोक लगा दिया। विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय संस्था क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि यह बहुत जरूरी है। 1990 में व्यावसायिक नियमों के समुचित क्रियान्वयन हेतु एक बाध्यकारी 2 चरण वाली विवाद निस्तारण प्रणाली की स्थापना विश्व व्यापार संगठन ने की थी, और इसमें अपीलीय संस्था 7 सदस्य, ध्यान रखिएगा 7 जो है अस्थायी सदस्य थे, जो विवाद को निस्तारण प्रणाली का एक मंच है जिसमें टोटल 7 सदस्य हैं। अब आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं कि WTO के द्वारा निपटाए गए मामला ये क्या है और क्यों चर्चा में है। विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय संस्था के प्रतिकारी शुल्क एवं डंपिंग रोधी उपाय जैसे कि व्यावसायिक सुधार से जुड़े मामलों के निस्तारण, अतिरिक्त डंपिंग शुल्क बढ़ाने वाली एक विवादित शून्यकारणीय प्रणाली नामक विवादास्पद पद्धति अपनाने जैसे जो मामले थे उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। इसलिए ये चर्चा में आ गए हैं।
तो यही पूरा का पूरा मामला था WTO का, जिसमें हमने कोशिश किया कि अच्छे तरीके से समझा दूं। और WTO का मामला है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और बेहतरीन तरीके से जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप समझते हैं इस करंट में, तो कोशिश कीजिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। हमारी बात समझ में आ गई, अब अपने आप को जोड़िए, कनेक्ट कीजिए करंट से और खुद से कॉपी पर लिखिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा आपको समझ में आ रहा है। तब आपको पता चलेगा क्या कमियां हैं, तभी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछिएगा क्या कमी है। ऐसे तो लिखिएगा थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, लेकिन वो चीज़ आपको लिखना जो इंपॉर्टेंट कमेंट होता वो तब होगा जब आप समझिएगा, जब लिखिएगा, जब कमियां आएगी तब आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।